सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम हमारे एस्टेट की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में जो मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना के द्वारा पिछले 6 सालों से चलाई जा रही हैं लड़कियों के लिए। और इसमें मैं आप लोगों का अब इन वीडियोस में कक्षाएं ना होने की स्थिति में आपके पास वीडियो बना करके भेज रहा हूं, पिछले सभी पेपर सोल्व करवा करके। अब इस कड़ी में आज लगातार तीसरा पेपर मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं और पेपर मैंने आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं, आप लोगों ने करके देख लिए होंगे। आज आप उनके पेपर को मिला करके देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे कौन से सवाल किस वजह से गलत हुए हैं। तो चलिए, एस्टेट 2017 पीआरटी कॉमन हिंदी, मैं केवल कॉमन हिंदी फिलहाल समय को देखते हुए यही सोल्व करवा रहा हूँ। और अगर समय बचा तो मैं थोड़ा सा पोर्शन किसी दूसरे विषय का भी, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर आपका इंग्लिश का हो, जो भी हो उसको हम सोल्व करेंगे। फिलहाल मैं एक बार हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे टफेस्ट लेवल पे आने लगी है। अब अंग्रेज़ी में भी बच्चों के नंबर आने लग गए हैं, लेकिन हिंदी में भाई 4 और 5 की एवरेज मैंने क्लास में भी देखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड और ढ ध्वनियाँ नहीं आती, कहाँ नहीं आती। मैं 4 ऑप्शन, एक बार सवाल यहाँ है, सवाल आपके पास भी व्हाट्सएप पे है। और अब इसको अगर आप देखें ये कहाँ नहीं आती, ये जो 4 ऑप्शन है एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कि ये शब्द के पहले नहीं आती, एक बात, शब्द के पहले ये दोनों ध्वनियाँ नहीं आती। एक बार मजाक में मेरी ये क्लास में एक बहुत अच्छा, खैर वो टीवी का क्या हरियाणवी फिल्मों में भी काम कर रहा है आजकल, तो उससे मैं नाम नहीं लूँगा, और कई बहुत अच्छा कलाकार है, उससे मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब ये कह रहे थे कि इन शब्दों से कोई, अड़े से कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता, तो उसने ध्यान दिलवाया था कि मुझे, उन्होंने कहा था कि सर आता है, मैं कौन सा, बोला अड़ंगा। अड़ंगा अ से शुरू होता है, तब तो मैंने बता दिया था दोबारा से। वो कह रहा था कि ये जो है ये अड़ंगा है, तो इसका मतलब अड़ंगा ऐसे लिखना है आपने, तो इसका मतलब ये तो ऐसे शुरू हुआ, अड़े से तो शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ जो बातें हैं कि अड़े से या अढ़े से कोई किसी भी शब्द के शुरू में ये नहीं आते, बीच में आते हैं। जैसे सड़क, पकड़, और लास्ट में पकड़ की तरह से आ जाता है पढ़, पढ़ में ये अढ़े आ जाती है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो इसमें था वो सही था कि ये शब्द के पहले नहीं आते, ये शब्द के बीच में भी आ जाते हैं, ये शब्द के अंत में भी आ जाते हैं। और बी और सी अपने आप ही कट गए, जब बी कट गया तो सी भी कट गया। तो ऐसे में आपका अगला जो सवाल है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका मतलब आपका जो वो ऑप्शन दिए थे उसमें आपका ए ऑप्शन ठीक होगा भाई। दूसरा, 2 स्वरों का एक स्वर होना, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि 2 स्वरों के, यानी संधि प्रक्रिया में किन्हीं 2 स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है, ठीक है। और लिखा हुआ था कि किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। एक बार मैं चारों शब्द अब लिख रहा हूं कि सागरोर्मी एकैव, सागरोर्मी, एकैव। तीसरा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था वो था द्वारकेश और अध्यादेश। द्वारकेश, कईयों को तो ये प्रश्न ही नहीं समझ में आया होगा। और अध्यादेश, ये जगह मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। पहले समझ लें कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर और उत्तर पद का पहला वर्ण भी स्वर, जब दोनों जुड़ेंगे और स्वर में परिवर्तन होगा तो स्वर संधि होगी। चारों स्वर संधि के हैं, लेकिन ये कह रखा कि किस में स्वर नहीं बना है, आगे जा करके किस में नहीं बना है। अगर आप देखें तो ये सागर जमा में ऊर्मी, तो ये सागरोर्मी बन जाएगा। सागर की लहरें, सागर किनारे, ये तो लहरें थी भाई। और एकैव मतलब एक जमा में एव, इसके अंतर्गत अगर आप देखें इसमें गुण संधि होगी। इसमें देखें आई बन गई, 2 मात्राएं जिसमें होती हैं वो वृद्धि में हो जाती है। और एक एव, एकैव बन गया, तो इसका मतलब यहां पर भी ए, यहां पर ए, और ये आई बनी, ये भी आपकी, यहां पर ओ बनी, ये भी स्वर का आदेश हुआ। यहां द्वारक, द्वारक शब्द था और इसके बाद ईश था ये, तो इसका मतलब इसमें द्वारकेश जो शब्द है वो बन गया, इसमें भी ए बन गई। लेकिन इसमें क्या था, संधि तो हुई
अधि जमा में आदेश, तो ऐसे में ये ध आधी रहेगी और ई का बन गया ये साथ में लग गया, अध्यादेश इस प्रकार से बन गया। तो इसमें ई का यह बना है, ना कि स्वर व्यंजन बना है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका अलग था। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इसमें जो आपको दिए गए थे सागरोर्मी, एकेव, द्वारकेश, अध्यादेश, ये चौथा ऑप्शन था, तो इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वाक्य पदों को पृथक करने हेतु एक कोई सवाल था, एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ रहा हूं फिर आपको समझा रहा हूं। चलिए, सवाल था आपका कि एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक करने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है। वाक्य है एक, इसमें लिखा हुआ है वाक्य के पदों को पृथक, मतलब वाक्य में बहुत सारे पद हैं। समझ लें इसको, बस यूं समझ लें कि मैं आज दुकान पर गया और मैंने वहां से पेंसिल कोमा पेन कोमा रबड़, मतलब इस तरीके से, मतलब मैं किराने की दुकान पे गया तो ये चीज़ें मैंने खरीदी। हर चीज़ के बीच में जो आप कोमा लगाते हैं उस कोमा को विराम चिन्हों में अल्प विराम, मतलब आप थोड़े थोड़े रुके, पेंसिल, पेन, कलम, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, ये अल्प विराम था और वहाँ पर आपका जो ऑप्शन था वो अल्प विराम वाला ठीक होगा भाई। अल्प विराम मैंने कोमा होता है, समझ लें ये कोमा होता है, और कोमा जो है अल्प विराम, उसमें सी ऑप्शन था, उसको ठीक कर लें। उसके बाद अशुद्ध संधि किसमें है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो था शक, बड़े टिपिकल से सेंटेंसेस थे, एक बार इसको मैं सी लिख रहा हूं। एक था शक जमा में अंधु, समझ लें शक प्लस अंधु। दूसरा जो शब्द था पतत जमा में अंजलि, पतत जमा में अंजलि, और तीसरा पतत जमा प्रभु जमा में दयाल, और उसके बाद नव जमा में रात्रि। ये 4 ऑप्शंस थे आप लोगों के सामने। शक जमा अंधु अगर आपका आता है तो ये शकंधु ही बनेगा, शकंधु ही बनेगा भाई, शकांधु नहीं बनेगा। ए और ए जुड़ करके आ नहीं होगी इसमें। जैसे मान लिया आप सीम जमा में अंत करते हैं ना, सीमंत बनाते हैं, सीमांत नहीं है, सीमंत उसका बनता है। अप जमा में अंग, अपंग रह जाता है, अपांग भी बन तो जाता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अपांग कहते हैं आंख की कोर की पुतली को, ऐसे ही सीमांत कहते हैं जो औरतें मांग भरती हैं उसको हम कहते हैं सीमंत, और सीमांत जहां सीमा का अंत हो, तो वहां पर भी जैसे आ का आगम नहीं होता, दीर्घ संधि नहीं होती, वैसे ही ये आपका शकंधु था। दूसरे नंबर पे पतत जमा अंजलि में पतंजलि बनेगा, बिल्कुल सही है, और इसमें तय का जो है लोप हो जाएगा और ये पतंजलि बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि तय का लोप हो गया, इसके अंदर ए थी वो और ये मिलकर के पतंजलि बना दें आप, नहीं, पतंजलि ही बनेगा, तय का लोप हो जाएगा। प्रभु जमा में दयाल, इसके अंतर्गत यही आपका अशुद्ध था। वैसे अकेला आपसे पूछा जाता है ना, प्र जमा में भू, मतलब आपका जब भी ये प्रभु लिखा जाता है बड़ी ऊ की मात्रा आती है ना, प्र जमा में भू, और जब इकट्ठा होगा तो ये प्रभु बड़ा ऊ की मात्रा बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर तो प्रभु पहले से लिखा हुआ है, प्रभु जमा में दयाल, इसने प्रभु दयाल न्यू का यूं लिख दिया, तो इसका मतलब यहां पर गड़बड़ है, बड़ी कोई मात्रा बनेगी। उसके बाद नव जमा में रात्रि से नवरात्र, ये जो शब्द है आपका ये नवरात्र बनेगा। दिवारात्र, नवरात्र, मैंने बहुत अच्छे से ये सारे शब्द आपको वर्तनी में सिखाए हुए हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा अगर टाइम लगता है तो, नहीं तो यहाँ वाला आपका जो प्रभु दयाल है ये आपका सी ऑप्शन जो है आपका गलत होगा भाई। वह दूध पी रहा है, एक बार आप देखिए, वह दूध पी रहा है, इसमें क्या पूछा गया था, एक बार मैं सवाल को देख लेता हूं। वह दूध पी रहा है, ये था आपका सेंटेंस, इसमें रेखांकित क्या है, ये पद क्या है, आपको पता है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, एक बात है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें जैसे कारक कौन सा है, कारक और संज्ञा छांटनी थी। कारक आपको पता है, पी रहा है, क्या पी रहा है, क्या का जवाब अगर आपको आ गया तो इसका मतलब वो मुख्य कर्म है आपका, तो इसका मतलब इसका जहां पर भी ये जातिवाचक और कर्म कारक है, इसका मतलब डी ऑप्शन में है वहां
मेरे ख्याल से डी ही होगा, उसी में आपको ठीक कर लेना है। उसके बाद गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब गुण बताने वाला, आपका संपूर्ण जो शब्द बन गया ना वो आपका गुण बताने वाला होना चाहिए। जो 4 ऑप्शन थे मानसिक, भाई जैसे आप किसी को भी विशेषण जब भी छांटते हैं तो गुणवाचक तो विशेषण ही होते हैं, उसके साथ दूसरा कोई संज्ञा शब्द जोड़ करके देखिए। मानसिक बीमारी, बीमारी बड़ी की मात्रा आएगी, ध्यान रखना कभी शुद्ध अशुद्ध में आ जाए तो बीमारी में छोटी की लिख देते हैं, बीमारी है तो इसका मतलब बीमारी की विशेषता है कि वो मानसिक है, इसका मतलब इसमें तो है। प्यारा, बड़ा प्यारा फूल है, बड़ा प्यारा ये चीज़ है, मतलब कोई वस्तु का बारे में बताएगा, ये भी आपका विशेषण है, गुणवाचक है। और तापसिक, ये भी आपका गुणवाचक है। और इक प्रत्यय जिसमें लगा उसमें आ प्रत्यय लगा, इसमें इक प्रत्यय लगा है। सानिध्य ये नहीं है भाई, तो आपका चौथा ऑप्शन 36वां आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद अनुपयुक्त सामासिक पद कौन सा है? 4 सामासिक पद दिए हुए हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, बिल्कुल सही है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, इसका मतलब यहां पर कर्म तत्पुरुष है, मतलब या द्वितीय तत्पुरुष कह सकते हैं, इसको कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है मदमाता, ये ही गड़बड़ है, इसके अंतर्गत मदमात अपादान तत्पुरुष नहीं है। तीसरा दिया हुआ है आनंद मगन, अधिकरण तत्पुरुष दिया हुआ है, आनंद में मगन और अधिकरण में और पर लगता है, आप सभी को पता है। और अंतिम है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए लगा करके आप देखें तो संप्रदान तत्पुरुष है, और साइड में आपका संप्रदान ही दे रखा था तो मदमाता, तो ये भी आपका बी ऑप्शन आपका अलग होगा, बी, इसको मिला लेने तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रत्यय देखें इसने कटैया, इया नहीं है इसमें, अय्या है, अय्या। और उसके बाद आपको दुनिया, या है, बिल्कुल सही है, इसी में है। चारवाई में तो वैसे ही प्रत्यय है। दर्शनीया अनियर प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, उसमें इया नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन है। ये आसान था, इसमें कोई ज़्यादा से समझाने वाली बात नहीं है। किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। तद्भव उपसर्ग, किस शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तद्भव का मतलब जो उपसर्ग, हमें 22 उपसर्ग संस्कृत से मिले हैं, समझ लें 22 उपसर्ग हैं जो संस्कृत के हैं, जो अधि अति दूर दुस निर निस, ये सारे के सारे 22 उपसर्ग हैं, ये सारे संस्कृत के हैं। और ये तत्सम उपसर्ग हैं। तद्भव उपसर्ग वो हैं जो आपके हिंदी में बाद में आकर के बने हैं। अब जैसे इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं, अप शकुन, अप तो है उसमें, अब तो संस्कृत का है, इसलिए तो तत्सम उपसर्ग है। दूसरा शब्द दिया हुआ है अनधिकार, अन भी है, लेकिन ध्यान रखना है आपका अन, ये वाला उपसर्ग आपका तत्सम उपसर्ग है। जैसे मान लिया इसके साथ अशन शब्द लिख दिया जाए, एक बार आया था अन अशन, अन मैंने बिना, अशन का मतलब भोजन, बिना भोजन के आप रहते हैं तो अनशन कहा जाता है, अनासन नहीं होता। ये ए इसके अंदर आ करके ये अनासन बन जाएगा, मतलब अनशन जो बोलते हैं ना, तो वहां पर एक ये भी दिया हुआ था। तो ये जो इस प्रकार का जो उपसर्ग होता है जो हलंत वाला नहीं है, वो तद्भव उपसर्ग है। बाद में हिंदी में जैसे अनमोल, तीसरा ये ऑप्शन दिया हुआ है अनमोल, तो अनमोल में अन जमा मोल है, और यही उपसर्ग आपका तद्भव है जो बाद में हिंदी के टाइम पे आया है, संस्कृत से उन 22 उपसर्गों में नहीं है ये, तो आपका सही हो गया होगा। उसके बाद अगला जो शब्द है अनंग, यहाँ पर भी अन उपसर्ग है, अंग, जिसका अंग ना हो, बिना अंग का अशरीर जिसको कहते हैं, कामदेव के लिए प्रयोग होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी। और ये आपका आता भी है, इसमें भी अन है, इसमें भी अन है, एक में अब है, ये अप है, ये सारे के सारे संस्कृत के हैं, लेकिन अन न पूरी न वाला जो है ये आपका तद्भव उपसर्ग है। क्लियर है? उसके बाद किस शब्द में प्रति उपसर्ग का, यहाँ देखो कोई शब्द दे रखा है भाई, उसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द है प्रत्यक्ष, मैं एक बार चारों शब्द लिख करके बता रहा हूं। प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्यंग और प्रस्थान। प्रत्यक्ष, प्रत्याहार और तीसरा जो ऑप्शन था प्रत्यंग और प्रस्थान। वैसे तो क्लियर हो रहा है इसमें, ये प्र उपसर्ग है,
ठीक है। लेकिन इन सभी में ये प्रति प्लस अक्ष है, प्रति प्लस अक्षी आंखों के सामने जो होता है तो प्रति है, ई का यह यण संधि होगी। प्रति जमा में आहार प्रत्याहार है, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति जमा में अंग, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रति 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 और इसमें प्र उपसर्ग है, इसलिए ये आपका प्र वाला यानी डी ऑप्शन जो है आपका, इसमें तद्भव वाला सी था, ईया प्रत्यय वाला बी था, कौन सा था, धुनिया, यस। और उसके बाद ये आपका तद्भव उपसर्ग सी हो गया, प्रति उपसर्ग वाला आपका कौन सा हो गया, डी। और यह घर मेरा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ। दिस और दैट, वैसे तो ये दिस दैट दिस दोज ये सारे के सारे चारों के चारों किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध करवाते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का पूरा टॉपिक समझा चुका हूँ। लेकिन मैंने ये बताया था कि इन शब्दों में अगर विचलित होते हैं तो आप इनकी कोशिश कीजिए, जैसी भी टूटी फूटी आपसे अंग्रेजी बनती हैं कि यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, हाउस, दिस हाउस, हाउस की विशेषता है कि वो दिस, ये घर, मतलब निश्चय करवा रहा है और सर्वनाम शब्द है, इस घर की विशेषता बता रहा है, तो ऐसे में ये सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण भी कौन सा है, निश्चयात्मक। इसमें जहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसके अंतर्गत यह जो है वो क्या है, ऑप्शन एक बार बोल रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। अगर ये होता ना कि यह एक घर है, फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यह घर मेरा है, वो घर का निश्चयात्मक बोध करवा रहा है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये आपका सही जवाब होगा। यानी इसका बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। और उसके बाद अगला जो है, राधिका बहुत तेज चलती है, इसमें तेज का परिचय आपको करवाना है। आपके क्रिया विशेषण अभिकारी शब्दों में आते हैं, अव्यय में आते हैं, 5 अभिकारी होते हैं, उनमें से चलना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रही है कि ये तेज है। और जब तेज, धीरे, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है। इसमें से तो आपको बताना था कि ये क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता है, हाँ बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि क्रिया विशेषण राधिका की विशेषता है, तेज राधिका की थोड़ी है, चलने की विशेषता है। उसके बाद तीसरा देर क्या, विशेषण राधिका की विशेषता है, विशेषण थोड़ी है राधिका, पहले ही गलत बता रहा है। और प्रविशेषण है, प्रविशेषण ऐसे नहीं होता जैसे मैं मतलब यूं कहूँ कि बहुत मीठा आम है, आम संज्ञा शब्द है, मीठा उसकी विशेषता है यानी विशेषण है, और बहुत मीठा उसकी ये प्रविशेषण है। लेकिन यहाँ पर तो प्रविशेषण थोड़ा है ये, तो इसको हम कहेंगे कि ये चलती है एक क्रिया है और इसकी तेज विशेषता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी पूछने लग जाए तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ढंग, कालवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्रिया विशेषण भी पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका, सामासिक पद और विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत आपको छांटना है। इसका मैं लिख रहा हूं, तो ये क्रिया विशेषण है, मतलब चलती है क्रिया का क्रिया विशेषण है ये, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। तो आपका इसमें ए ही ऑप्शन है, शायद उसमें ए ही होगा, पेपर मेरे पास है, यस ए है। उसके बाद सामासिक पद और विग्रह की दृष्टि से असंगत, एक तो था कुशासन, मतलब कुशासन कुश से निर्मित है जो आसन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। असंगत छांटना है तो गलत छांटना है। दूसरा हिमालय, हिम के लिए आलय, गलत। विद्यालय तो विद्या के लिए आलय होता है, जैसे तीसरे नंबर पे दे रखा है, लेकिन हिम का आलय ये षष्ठी तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है। और बलि पशु, एक पशु बलि होती है, पशुओं की बलि, पशु की बलि दी जाती है। बलि पशु मतलब ये क्या बांध रखा है, ये बलि पशु बांध रखा है, मतलब बलि पशु का मतलब होता है ये बलि के लिए पशु है, बलि देने के लिए जो पशु बांधा जाता है वो उसको बलि पशु कहते हैं, तो इसने बलि के लिए पशु है, ये भी चौथा भी सही है। तीसरा भी सही है, विद्या के लिए आलय विद्यालय। पहला भी है, कुश से निर्मित जो आसन होता है उसको कुशासन कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका हिमालय वाला, इसमें बी गलत है, हिमालय वाला, हिम के लिए आलय जो आपका दे रखा है ये गलत है।
तो इसका मतलब यहाँ के लिए की जगह का आएगा और ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अंतिम सवाल, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, हलंत का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, मैंने इसलिए वाक्य सेंटेंस इस पे नहीं लिखे हैं। व्यंजन को द्वित्व रूप में लिखने के लिए, व्यंजन को द्वित्व रूप में लिखने के लिए हलंत का प्रयोग कभी नहीं होता। द्वित्व ये होते हैं, जैसे आपने दिल्ली लिख दिया, बच्चा लिख दिया, तो इसका मतलब व्यंजन ये द्वित्व हो गया। इसमें आप ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं लिखना चाहिए हमें कि हम दिल्ली ऐसे लिखें। इसको द्वित्व रूप में लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखते हम, तो ये गलत है। दूसरा क्या है कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने के लिए, स्वर व्यंजन को अलग अलग करने के लिए थोड़ा हम हलंत करते हैं उसको। हल है अंत में जिसको, उसको हलंत कहते हैं, अर्थात व्यंजन है अंत में जिसके। तीसरा जो है व्यंजन और स्वर को जोड़ने के लिए, व्यंजन और स्वरों को जोड़ने के लिए हलंत का कभी प्रयोग नहीं करते। चौथा देर का है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, ये सही है। मतलब आपको लिखना है विद्यालय, आपको विद्यालय लिखना है, तो आप क्या करोगे? इसको विद्यालय, मतलब इस व्यंजन को, जैसे चौथा ऑप्शन दे रखा है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, इस द के अंदर जो यह थी, इसको स्वर रहित लिखने के लिए हमने हलंत लगा दिया। ये व्यंजन हल है अंत में इस शब्द के, तो इसका मतलब ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। मुहावरे की विशेषता है, मुहावरा, एक बार तो सवाल यही आया था कि मुहावरा इनमें से कौन सा है। अगर कुछ भी समझ में ना आए ना भाई, तो आप ना लगा करके देखें। जैसे क्रिया के पीछे आप ना लगा करके देखते हैं ना, मतलब आंख फोड़ना, आंख खुलना, अंधे की लाठी होना, बाद में ना उस लगा करके देखना। वो ना वाले जो अंत वाले होते हैं वो ज़्यादातर मुहावरे होते हैं, और लोकोक्ति जो होती है कोई विशेष अर्थ में, मतलब लोगों की बार बार कोई घटना घटती रहे उसके बाद लोकोक्ति बनती है, उसके अंत में ना नहीं आता आमतौर पे। तो यहाँ पर था रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसकी रूप रचना अपरिवर्तित रहती है, ना परिवर्तित हो जाती है। अंधे की लाठी होना और अंधे की लकड़ी होना चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और वाक्य में लिंग वचन और कारक में परिवर्तन होता है, वाक्य में कलिष्ठता उत्पन्न करता है, गलत। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। तो अंत में 45वां ये बी हो गया, हलंत का प्रयोग आपका डी हो गया, और अंत में मुहावरा आपका ए हो गया। इस प्रकार से आपका मैंने 2017, 18 और 19 पिछले 3 साल से जिस टाइप के भी आपके पेपर आ रहे थे, मैंने पीजीटी के भी, टीजीटी के भी और पीआरटी के भी तीनों पेपर, आपके 9 पेपर ये बने थे, 9 के 9 मैंने सोल्व करके आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। अगले पेपर मैं कागज़ पे ही, वहीं स्क्रीन पे ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो थोड़े 30-30 नंबर के हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके 11 से लेकर के सारे पेपर अगले 3 या 4 दिनों में डाल दूं। 22 मिनट में ही ये वीडियो मैंने ख़त्म कर दी है, औरों से छोटी वीडियो बनी है। कोई सवाल समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके, अगर ठीक लगती हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, जो भी है, लेकिन ये पढ़ने वालों के पास ज़रूर भेज दें भाई, जो लोग चाहते हैं कि हमें इनका फ़ायदा हो। अगला 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में ये पेपर आपका बहुत काम करेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत मैंने की है, बोर्ड पे भी लिखा है और सर्दी में खड़ा भी हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ी सी गुरु दक्षिणा बनती है। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जहाँ पर भी आप पढ़ाएं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाएं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वहाँ पर आप मन से पढ़ाएं, ये चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।